नमस्कार। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है उपेंद्र राव। उन्हें कन्नड़ सिनेमा यानी सैंडलवुड का रेबल डायरेक्टर भी कहा जाता है। हाँ, और आजकल वो फिर से चर्चा में है। रजनीकांत की आने वाली फिल्म है ना कुली, हाँ, कुली। उसमें उनका रोल है। और लोकेश कनगराज की तारीफ करते हुए उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ। बिल्कुल। और उसी वीडियो के बहाने से अब चर्चा उपेंद्र के खुद के काम पर आ गई है, उनके निर्देशन, उनके लेखन पर। सही कहा, बल्कि लोग तो उनकी तुलना क्रिस्टोफर नोलन जैसे बड़े नामों से भी करने लगे हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर उपेंद्र की ये जो अनोखी यात्रा रही है ना निर्देशन की, उसे समझने की कोशिश करें। हाँ, और ये भी कि क्यों उन्हें कन्नड़ सिनेमा का रियल स्टार या फिर एक नोवेटर, मतलब नई सोच वाला निर्देशक माना जाता है। चलिए शुरुआत उनके करियर के बिल्कुल शुरू से करते हैं। 1992 में आई थारले नान मागा। तब वो मुश्किल से 24-25 साल के रहे होंगे। हाँ, और फिर उसके ठीक बाद 1993 में आई श्श, ये फिल्म तो कमाल थी। उस टाइम कन्नड़ इंडस्ट्री में तो ज्यादातर ड्रामा, रोमांस यही सब चल रहा था। ये अलग कैसे थी? यही तो खास बात थी। उपेंद्र ने हॉरर, कॉमेडी और थ्रिलर तीनों को मिला दिया। और ये कोई टिपिकल भूत वाली कहानी नहीं थी। अच्छा। हाँ, इसमें मिस्ट्री थी, एक मनोवैज्ञानिक एंगल था, और उस जमाने के हिसाब से इसका कैमरा वर्क, वो माहौल बनाना बहुत नया था। फिल्म 100 दिनों से ज्यादा हाउसफुल चली थी, और आज भी मतलब कन्नड़ फैंस इसे ऑल टाइम बेस्ट हॉरर थ्रिलर में गिनते हैं। यहीं से वो एक विजनरी डायरेक्टर के तौर पर पहचाने जाने लगे। और फिर 2 साल बाद 1995 में आई ओम। इसने तो गैंगस्टर क्राइम जॉनर का चेहरा ही बदल दिया, सुना है? बिल्कुल, एकदम रियलिज्म ले आए वो। फ्लैशबैक का इस्तेमाल, सस्पेंस, कहानी में ट्विस्ट, ये सब कन्नड़ ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जो सबसे मतलब चौंकाने वाली बात थी, वो थी कास्टिंग। कास्टिंग? उसमें क्या खास था? उन्होंने असली गैंगस्टर्स को कास्ट किया था फिल्म में। जीदार हल्ली कृष्णप्पा, बेक्कीना कन्नू, राजेंद्र, तनवीर, कोरंगू कृष्णा, ये सब असली नाम है। सच में? असली गैंगस्टर्स को? ये जो बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा, बहुत बड़ा। लेकिन शायद इसी वजह से फिल्म में वो जो एक रियल फील आया ना, वो कमाल का था। और इसी ने ओम को कल्ट क्लासिक बना दिया। हाँ, सुना है ये फिल्म बार बार रिलीज होती है। 550 से ज्यादा बार। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है इसका। देखिए, राम गोपाल वर्मा की सत्या जैसी नेशनल लेवल पर चर्चा शायद नहीं हुई जो इसके बाद आई थी। हाँ, सत्या तो बाद में आई। पर सैंडलवुड में ओम का दर्जा बहुत बहुत ऊंचा है, एक बेंचमार्क है वो। फिर 1998 में वो खुद एक्टिंग में आ गए फिल्म ए से। ये भी काफी हटके थी शायद। हाँ जी, ए। ये थ्रिलर रोमांस थी, और इसमें उन्होंने कास्टिंग काउच जैसे बोल्ड मुद्दे उठाए। सोचिए, उस जमाने में कमाल है। और इसकी टैगलाइन थी ओनली फॉर द इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये भारत की पहली रिवर्स स्क्रीन प्ले वाली फिल्म मानी जाती है। मतलब कहानी पीछे से आगे चलती है। रिवर्स स्क्रीन प्ले मतलब कहानी उल्टी? ये कैसे? मतलब मुश्किल नहीं हुआ दर्शकों के लिए? मुश्किल तो था, पर यही तो उपेंद्र का स्टाइल था। वो दर्शक को सोचने पर मजबूर करते थे। इसका नैरेटिव बहुत जटिल था, कैमरा एंगल्स, एडिटिंग, सब में एक हॉलीवुड वाला टच था। इसने उनकी रेबल डायरेक्टर वाली इमेज को और भी पक्का कर दिया। और अगले ही साल 1999 में उनके नाम पर ही फिल्म आई उपेंद्र। हाँ, उपेंद्र, ये भी कल्ट क्लासिक बनी। इसमें पैसा, जिम्मेदारी, प्यार, इन सब विषयों को अपने ही अंदाज में छुआ था उन्होंने। वो फिल्म भी खूब चली, करीब 10 करोड़ कमाए उस टाइम। तो ओम, ए, उपेंद्र, मतलब बैक टू बैक हिट्स। बिल्कुल, और इन फिल्मों ने उन्हें एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही रूपों में सुपरस्टार बना दिया। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात पता चलती है स्रोतों से। अगर मैं पूछूं कि भारत की पहली रोबोट आधारित फिल्म कौन सी है, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? शायद रजनीकांत की रोबोट, जो 2010 में आई थी। हाँ, वही। पर सच क्या है? सच ये है कि उससे बहुत पहले 2002 में एक कन्नड़ फिल्म आई थी, हॉलीवुड। हॉलीवुड? हाँ, उसे दिनेश बाबू ने डायरेक्ट किया था, और उसमें उपेंद्र ट्रिपल रोल में थे, और उन 3 रोल्स में से एक रोबोट का था। क्या बात है! मतलब 2002 में? ये तो रोबोट से 8 साल पहले की बात है। बिल्कुल। तो इससे साफ पता चलता है कि उपेंद्र अपने समय के निर्देशकों से हमेशा एक या कहिए कई कदम आगे रहे हैं। सही बात है, चाहे वो ए में रिवर्स स्क्रीन प्ले हो या कास्टिंग काउच जैसा मुद्दा उठाना हो।
या फिर ओम में सत्या से भी पहले रियलिस्टिक गैंगस्टर ड्रामा लाना हो, या फिर ये रोबोट वाला कॉन्सेप्ट हो। उनकी रेंज भी देखिए, सुपर जैसी फिल्म 2010 में, फिर हाल में यूआईआई, एक्शन थ्रिलर, साइंस फिक्शन, हॉरर कॉमेडी सब कुछ बनाया है उन्होंने। हाँ, और शायद इसीलिए IMDb ने जब भारत के टॉप 50 डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाई थी तो उन्हें पहला स्थान दिया था। अच्छा, पहला स्थान। हाँ, तो आज भले ही जैसा आपने कहा लोकेश कनराज और उनके LCU की धूम है। हाँ, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की। लेकिन उपेंद्र तो ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट करना, नए ट्रेंड सेट करना, ये वो 90 के दशक से ही सैंडलवुड में करते आ रहे हैं। इसीलिए शायद लोगों ने सैंडलवुड का असली बाप या पथ प्रदर्शक कह रहे हैं। तो हमने देखा कि उपेंद्र राव सिर्फ एक एक्टर या डायरेक्टर नहीं है, बल्कि वो कन्नड़ सिनेमा के एक सच्चे नोवेटर हैं, एक प्रयोगधर्मी जिन्होंने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की। उन्होंने जॉनर के साथ खेला, मुश्किल विषयों को उठाया और कहानी कहने के बिल्कुल नए तरीके खोजे। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, उपेंद्र के अतीत को देखते हुए, जिन्होंने हमेशा वक्त से आगे का सोचा और बनाया है, भविष्य में हम सैंडलवुड से या शायद खुद उपेंद्र से और किस तरह के नए जॉनर तोड़ने वाले कामों की उम्मीद कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो फिर से कुछ ऐसा लाएंगे जो भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दे सकें? ये सोचने वाली बात है बिल्कुल।